नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और वो एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। चाहे आपका एसएससी का जीडी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम है आपका, आराम से अगर आप मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीजें हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम कम लगे और क्वेश्चन आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सको, पूरा एग्जाम आप देख सको और जो आसान क्वेश्चन है वो आपके ना छूटें। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीन पे है आपका, जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलो बच्चे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 70, 105 और 8a का महत्तम समावर्तक a है। तो यहां पर ये कह रहा है कि जी 70, 105 और अगर मैं 8a लिखता हूं तो इसका एचसीएफ जो है वो a है। ठीक है, तो 70, 105 और a का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो थोड़ा लॉजिक है क्वेश्चन में, वो ये है कि अगर इसने पूछा किस चीज का है, लॉजिक है वो ये है कि a लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 8a नहीं लेना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इन तीनों का एचसीएफ a है तो इन दोनों का एचसीएफ भी a रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या रहेगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं 35 गुना में 2 और 105 को लिख सकता हूं मैं 35 गुना में 3। तो यहां पर कॉमन क्या है, कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर ही होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो एचसीएफ होता है। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो अब किसका एलसीएम पूछ रहा है, तो 70, 105 और a का पूछ रहा है, तो a की वैल्यू 35 आ गई। 70 को हमने लिखा 35 गुना में 2, 105 को हमने लिखा 35 गुना में 3 और a की वैल्यू कितनी है 35, तो 35 गुना में तो एक ही होगा ना ये तो अब मुझे निकालना है एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर भी 35 है, यहाँ पर भी 35 है और यहाँ पर भी 35 है, तो कॉमन फैक्टर हमने उठाया, यहाँ रखा 35। अब अनकॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना में 3 गुना में 1। तो 35 छिके कितना होता है, तो 210 होता है। तो वही क्या हो जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो वो आपका आंसर होगा 210। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से आपको इसको करना है। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70 दूनी 70 थी आपको, 35 दूनी 35 थी आपको पता है, 70 और 105 होता है। तो 35 आपको सीधा डायरेक्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 35 है, तो आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। आपको बताना है किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। अगर 20% की क्रमागत 2 छूट दी जाए, 20% की 2 छूट देगा, अगर 100 रुपए है, इस पे पहले 20% की छूट देगा तो 80 हो जाएंगे भाई, 80 विक्रय मूल्य होगा। फिर इस पर फिर से 20% की छूट देगा, तो यहाँ पर 20% दिया तो 20 रुपए घटे, यहाँ पर 80 का 20% घटेगा तो वो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 रुपए घटाओगे कितना बचेगा, 64। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पहले से आ रहा है 64, दूसरे का निकाल लेते हैं। 20% की छूट के बाद 10% की छूट, तो 20% की छूट के बाद 10% की छूट बोल रहा है। तो 20% की छूट देगा 100 पे तो कितना हो जाएगा, 80। और फिर 10% की छूट देगा तो कितना, 8 रुपए की छूट देगा, तो 80 पे 8 रुपए की छूट यानी 72। और 30% की छूट, तो 100 पर अगर 30% की छूट देता है तो 30 रुपए की छूट 70। तो सबसे बड़ा विक्रय मूल्य कौन सा है, ये वाला है 72। तो ऑप्शन क्या होगा, तो सेकंड वाला आंसर होगा। सबसे अधिकतम कौन सा होगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बच्चे चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और इसको आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देना। ठीक है, तो हम वो कर लेंगे, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा ना।
तो कितना टाइम नहीं रहता कि पूरी वीडियो में वापस से देखूं फिर उसको एडिट करूं, ये वो सब चीजें नहीं रहती। यहां पर कह रहा है यदि संख्या 953xy 0 3 और 11 दोनों से विभाज्य है तो सैकड़ा और दहाई स्थान पे गैर शून्य, शून्य नहीं लेना है, गैर शून्य अंक क्रमशः क्या होंगे। तो अगर मैं 3 से डिविजिबल की बात करूं तो हम करते हैं डिजिटल सम। तो इसका डिजिटल सम करेंगे, कितना आएगा, 9 और 5 14 और 3 17, 17 का होता है 8, यानी यहां से आ गया 8 प्लस एक्स प्लस वाई। अब अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये क्या होना चाहिए, या तो टोटल ये 9 हो जाए या 12 हो जाए या 15 हो जाए या 18 हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप ये कहोगे कि सर ये 8 है तो इन दोनों की वैल्यू अगर 1 हो तो 9 हो सकता है, तो 1 हो तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पॉइंटों में तो नहीं रख सकते ना वैल्यू, तो 0 तो लेना नहीं है, गैर शून्य होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकती। दूसरी बात करें कि इन दोनों की वैल्यू अगर कितनी हो, 4 हो तो 12 हो सकता है। तो आप ऑप्शन के तरफ भी देख लो थोड़ा कि दोनों की वैल्यू अगर 4 हो एक्स प्लस वाई की, तो टोटल यहां पर ऑप्शन में भी तो 4 बनना चाहिए ना कहीं, तो 12 भी नहीं, 4 नहीं बन रहा ऑप्शन में तो 12 भी नहीं होगा। अगर 15 बनाना है तो इन दोनों की वैल्यू 7 होनी चाहिए, कहीं पर भी 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। x प्लस वाई अगर 18 बनाना है 8 में जोड़ करके तो 10 होनी चाहिए वैल्यू, तो यहां पर 10 बन रहा है ऑप्शन में, तो हाँ जी यहां बन रहा है और यहां बन रहा है, तो ये दोनों तो कट गए, 5 वाला तो ऑप्शन ही नहीं आया कि दोनों का टोटल 5 बने, ठीक है, क्योंकि 8 और 5 तो 13 होता है, और 13 तो फिर 9 से टोटल 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये ऑप्शन है, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब आपको ये देखना है कि जी सैकड़े के स्थान पे कौन सा आएगा और दहाई के स्थान पे कौन सा आएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ये x की वैल्यू बता रहा है और ये y की वैल्यू बता रहा है, तो वो कैसे देखेंगे, तो टोटल तो हमें पता चल गया कि 10 होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि वो नंबर कौन कौन से होंगे, तो 11 का डिविजिबल चेक कर लेंगे। तो 11 का डिविजिबल कैसे चेक करेंगे, तो यहां से जोड़ते हैं एक एक को छोड़ते हुए, 0 प्लस एक्स प्लस 5, तो ये हो गया x प्लस 5, ठीक है, और y प्लस में 3 प्लस में 9, तो 9 और 3 12, 12 प्लस में y, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 या आना चाहिए 11 का मल्टीपल, ठीक है, कोई भी आगे मल्टीपल हो। तो यहां से इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। अगर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 5 होगा, और माइनस एक्स माइनस 5 होगा तो यहाँ 12 में से अगर मैं 5 घटा देता हूं तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 7। अब ये 0 तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है, 0 नहीं हो सकता, तो 11 बनाए, तो y माइनस एक्स कितना होना चाहिए, अगर 4 हो तो अपना काम चल जाएगा, तो 4 तो फिर दोनों जगह हो रहा है, तो किसको क्या रखें, तो y को अगर 7 रखता हूं और x को अगर 3 रखता हूं तभी बनेगा ना, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैंने y को 3 रख दिया और x को 7 रख दिया तो ये तो टोटल 3 हो जाएगा ना, माइनस का 7 है और ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू अगर 7 रख दूंगा तो -7 प्लस 7, तो ये तो कट जाएगा, 3 बचेगा, तो ये बनाने के लिए y की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू 7 होनी चाहिए, और y कौन सा है, दहाई वाला है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले सैकड़े का लिखा हुआ है और फिर दहाई का, तो x की वैल्यू पहले लिखी है फिर y की वैल्यू, तो ये 3 और 7 हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है, बड़े आराम से समझाई है मैंने, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना। और सबसे पहले आप ये किया करो कि क्वेश्चन जब भी देखो वीडियो को पॉज करना और खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है, और खुद से कितने टाइम में हो रहा है, जल्दी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे उसको करना है वो आप तरीका सीख लेना। 80% क्वेश्चन को आपको मैं ये बता दूंगा कि किस तरह से आप अप्रोच करें और वो जल्दी हो जाए। कह रहा है कि किस अनुपात में 41 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण क्या हो जाए, मूल्य 49 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। जब आपको 3 चीजें दी हुई हो, ठीक है, तो आप लगाओगे एलिगेशन 41
55 एलिगेशन में मैं ये भी बता दूंगा कि कौन सी चीज आपकी यहाँ पर रेशो में आती है, और 49। ठीक है, ये आपका दोनों के मिश्रण का आपका मूल्य हो जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो रेशो मिलेंगे ना, वो किसके मिलेंगे, तो ये मूल्य किसके हैं, प्रति किलोग्राम के हैं। तो यहाँ पर जो वो आएगा वो किलोग्राम की वैल्यू आएगी, यानी ये कितने किलोग्राम लेना चाहिए, ये कितने किलोग्राम लेना चाहिए। ठीक है, ये प्रति किलोग्राम, यानी जो नीचे लिखा जाता है, जैसे अगर यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो आपको दिया होता है कि इतना परसेंट प्रॉफिट, इतना परसेंट, तो किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो यहाँ सीपी आता है फिर। ठीक है, यहाँ पर सीपी आता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, यहाँ पर प्रति किलोग्राम है तो यहाँ पर किलोग्राम का रेशो आएगा। तो आप इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हो तो 49 माइनस 41, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर कितना है, तो 55 बड़ा है और ये छोटा है, तो 55 में से 49 जाएगा, ये हो जाएगा 6। 600 में काटोगे तो कितने पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा और ये 4 पे कटेगा। तो ये 3 किलोग्राम होगी तो ये 4 किलोग्राम होगी। रेशो में ये आपसे पूछा है, तो ये 3 और 4 का रेशो आपका हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एलिगेशन कब लगाना है, जब आपको 3 चीजें दी हुई हो, गिवन हो, आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए, एक्सट्रीमर 26 घंटे में धारा के प्रतिकूल 65 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 95 किलोमीटर जाती है 26 घंटे में। ठीक है, अब क्या है, यह 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाएगी। 95 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 133 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा। तो जब आपको ऐसे इक्वेशन बन रही हो तो हम इक्वेशन बनाएंगे। आपको पता है धारा के अनुकूल जाने में बोट प्लस में वाटर हो जाता है स्पीड। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल जाने में तो बोट माइनस वाटर हो जाता है, घट जाती है, यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सीधा ये कहूंगा कि हम ए बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि 65 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि यहां पर मैं वेरिएबल जो ले रहा हूं वो आप ये मान लो कि 65 किलोमीटर, ये ए मान लेता हूं मैं। ठीक है, और प्लस में आप ये मान के चलो कि 91 किलोमीटर, ये बी का वेरिएबल है। ठीक है, इसमें लगते हैं टोटल 26 घंटे। यहां पर क्यों ले रहा हूं, अभी आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, इसको 13 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या 5a नहीं आ जाएगा, प्लस 13 7 91 होता है, 7b आ जाएगा, और ये 2 नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको 95 बनाना है। ये कह रहा है 95 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 13 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो ये 65 किलोमीटर प्रतिकूल के लिए मैंने लिया ए और अनुकूल के लिए लिया मैंने बी। ठीक है, तो वही चीजें हैं यहाँ पे। अब अगर इसको मुझे क्या बनाना है, इसको बनाना 95, तो क्या मैं इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 19 गुना में 7 करते हो तो 133 आता है। तो वही बनेगा ना 95 किलोमीटर और 133 किलोमीटर, तो इधर आपका समय आ जाएगा। वही पूछा है कितना समय लगेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ 19 से मल्टीप्लाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, 95a प्लस 133b बराबर 19 दूनी 38, और ये क्या है 38 घंटे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर घंटे लिए थे ना, तो यहाँ भी घंटे हैं, तो ये 38 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमें यूज ही नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने माना कि जी प्रतिकूल का जो है वो ए ले लिया और अनुकूल का जो है वो बी ले लिया। ठीक है, तो अगर आप प्रतिकूल जाते हैं तो b माइनस डब्ल्यू होता है और अनुकूल जाते हैं तो b प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक, वही चीजें यहाँ पर हमसे पूछी थी, तो वहां जो चीजें आपसे पूछी थी वही चीज हमने निकाली है कि 95 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 133 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, तो 38 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कर लेना है, किसी और चीज को निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, रिपीटेड क्वेश्चन जो है वही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क के मध्य में दोनों ओर
कि दो इमारतों का शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 और 60। यदि एक भवन दूसरे से 80 मीटर ऊंचा है तो भवन की एक दूसरे से दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ये कह रहा है कि जी सड़क है, ये हमने मान लिया सड़क का डिस्टेंस है। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है, चलो कोशिश करते हैं सीधी बनाने की। ठीक है, कुछ हद तक सीधी है। ज्यादा बड़ा हो गया इस साइड वाला ना, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। ये हमने मान लिया ये 45 है। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल है आपका। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है, तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, लगे भी ये मध्य बिंदु है। और ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर है आपका, जिसकी इमारत की ऊंचाई है इससे ज्यादा। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। जिनको स्लो लग रहा हो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि ये ऊंचाई कितनी ज्यादा है, तो ये आप कहोगे कि जी ये है आपकी 80 मीटर। कितनी ज्यादा है? 80 मीटर। ठीक है, ये 80 मीटर ज्यादा है। तो आप अब क्या करते हो, अब आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है तो आप आराम से कर लोगे। जब ये एंगल 45 डिग्री होता है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी 45 होता है और एंगल बराबर है तो अपोजिट साइडें बराबर होगी। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये भी 1 होगी। ठीक है, और ये 1 है तो ये क्या होती है? √2 होती है। और जब एंगल 60 डिग्री होता है तो रेशियोज क्या मानते हैं? ये 30 डिग्री होगा ना, तो सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी 1 मानते हैं। 60 के सामने की साइड को आप मानते हो √3 और 90 वाले एंगल के सामने की साइड 2 हो जाती है फिर। ठीक है, पाइथागोरस लगती है। तो अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं रेशो में, आप आराम से निकाल सकते हो। हमारे पास वैल्यू सिर्फ इसकी दी हुई है, इतने एरिया की, ये 80 है। तो इसको कैसे निकालूंगा मैं? तो ये वाला जो हिस्सा यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है वो कितना है? तो वो यहां पर 1 दिया हुआ है ना, ये रहा, इसके इक्वल है। ये तो 1 है। और ये पूरा अगर मैं 80 को लिखना चाहता हूं यहां पर, तो 80 को क्या लिख सकता हूं? तो ये पूरा जो है वो √3 है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है जो यहां से लेकर के यहां तक है, ये हमने 1 इधर से देखा तो ये हमें क्या मिला? 1 मिला। तो अब ये किसके बराबर हो गया? 80 के बराबर। ठीक है, कलर में वापिस वही ले लेता हूं। तो अब ये अगर आपको यहां से 1 की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा? 80/√3 - 1। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए? तो इसने पूछा है एक दूसरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए ना, तो ये कितनी है रेशो में? 1 और 1 2। ये 2 की वैल्यू आपको चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं पहले मैं 1 की वैल्यू को। इसको मैं लिख सकता हूं 80/2 इंटू √3 + 1। ऐसा क्यों? तो √3 - 1 से आप √3 + 1 से यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई और √3 + 1 से करेंगे डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? a - b और a+b है ना, तो ये क्या होता है? a² - b² होता है। √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। और माइनस में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। और 3 - 1 क्या होता है? 2। वो मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट याद रखते हैं कि नीचे वालों के जो स्क्वायर का डिफरेंस होता है उसको नीचे लिखते हैं और साइन बदल करके वही चीज ऊपर लिख देते हैं। तो ये आ गया 40। ठीक है, और √3 कितना होता है? तो 1.71 होता है, प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 40 इंटू में 2.71। 71 होता है कि 72 होता है? ठीक है, 71 होता है।
ठीक है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, तो एक की वैल्यू आई है, आपको 1 + 1 पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो 2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे कि मल्टीप्लाई करके अगर करना है आपको, तो ये कितना होता है, ये होता है 109.8 के आसपास। ठीक है, ठीक है, 109.3, और 2 गुना करोगे तो 218.6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन आपको अगर डिजिटल सम से करना है तो कैसे करोगे, तो इसके डिजिटल सम कर लेते हैं। 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 1 होता है, गुना में 4 करोगे, ये डिजिटल सम है ना, इसका साथ 4 के साथ गुना करोगे तो 4 एकम 4 दूनी 8, यानी डिजिटल सम आपका 8 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हो रहा है, 9 8 और 6 14, 14 का 5 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 तो 12 और 8 20 का 2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 11 23, इसका 5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 9 9 और 8 17, 17 का 8 होता है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो डिजिटल सम से भी कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप चीज़ों को अप्लाई करो। अगर डिजिटल सम नहीं पता है तो आप जा करके सर्च कर लो, मैंने करवाया हुआ है डिजिटल सम पे, एक अलग क्लास बनी हुई है, वो पुरानी है थोड़ी, लेकिन डिजिटल सम तो वही है ना, तो आप देख सकते हो, सर्च कर लेना डिजिटल सम बाय प्रदीप साहू, तो आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें टी पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एस पी इज इक्वल टू पी टी। एक आयत बनाना है आपको, इसका नाम रखना है पी क्यू आर एस, नामकरण भी करना है। थोड़ा स्लो इसलिए कि थोड़ा सा सीधी आ जाए लाइनें, धीरे धीरे सब होने लगेगा, टेंशन मत लो। इसका नाम है पी क्यू आर और एस, धीरे धीरे सुधार होता है ना। ये कह रहा है कि जी यहाँ पर पी क्यू पर एक बिंदु है टी, मैंने मान लिया वो यहां पर है, ये टी बिंदु है, और इसको मिलाया गया, तो एस पी इज इक्वल टू पी टी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। ठीक है, और क्यू टी इज इक्वल टू 2 पी टी, अगर ये 1 है तो ये क्यू टी कितना है, पूरा 2 है, और ये पूरी लाइन अब कितनी हो गई, ये 3 हो गई। ठीक है, यदि एरिया ऑफ एंगल एस पी टी कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता है कि ये आयत का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री होता है तो एरिया क्या होना चाहिए किसका, एस पी टी का, एरिया ऑफ एस पी टी किसके बराबर होगा, हाफ एस पी इंटू पी टी के। और अब ये आपको पता ही है कि एस पी और पी टी बराबर है, तो इसको ये भी लिख सकता हूं कि ये हाफ पी टी स्क्वायर है, और बराबर किसके है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा ना भाई, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, पी टी स्क्वायर बराबर 32। ठीक है, तो पी टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो पी टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो 16 दूनी 32 होता है, 16 का तो रूट 4 हो जाएगा, और दूनी का तो फिर 2 रूट में रहेगा, 4 रूट 2 आ गई। अगर पीटी की वैल्यू ये है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एसपी इज इक्वल टू पीटी है, तो एसपी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 रूट 2। लेकिन अभी तक हमें एरिया चाहिए पी क्यू आर एस का, आयत का एरिया चाहिए, तो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। हमें अभी तक क्या मिली है, ब्रेथ मिली है, लेंथ नहीं मिली है ना, लेंथ तो ये पूरी है और इतनी की वैल्यू मिली है। तो अब आप ये कहोगे कि जी अगर एक की वैल्यू मिल गई तो ये पूरा, अगर यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक अगर 2 है, तो पूरा पी क्यू कितना है, तो 3, तो 3 की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू पीटी की वैल्यू कितनी है, 4 रूट 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 गुना में 4 रूट 2। ठीक है, तो 4 3 12, 12 रूट 2 हो गई। अब आपको एरिया ऑफ पी क्यू आर एस चाहिए, पूरे आयत का एरिया चाहिए, तो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, लंबाई है आपके पास 12 रूट 2, और चौड़ाई कितनी है, तो 4 रूट 2, तो निकाल दोगे, ये कितना होता है,
12 चौके 48 और ये √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा तो 48 दूनी 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। तो वही आपका आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं देखो। बात समझ में आई ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये रहा, ये भी आपका एडवांस का क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में अगर आपको दिया हुआ है QR 4 है, ये वाली वैल्यू दी हुई है 4 है, एक मिनट यहां पर भी ऐड ले लेते हैं। QR कितना है? ये 4 है, ठीक है। QP कितना है? 8 है। और OP कितना है? OP दिया हुआ है 12। तो आपको बताना है QS ये वाला कितना है। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि बाहर वाला यानी QR इनटू में QS, पूरी लाइन QS, ये वाला Q और यहां तक S, ठीक है। तो ये QS पूरा पूछा है ना, ये वाला पूरा पूछा है, ठीक है। मैंने उसको X मान लिया कि RS क्या है? X है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है? QP, QP भाई QP इंटू QO, ये ध्यान में रखना है। इसकी वैल्यू दे दी तो आप PO मत रख देना, QO रखना है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? QS चाहिए। तो QR आपके पास कितना है? 4 है। और QS तो अगर आपने RS को क्या मान लिया? X मान लिया है, तो QS कितना होगा? X प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है किसके? QP 8 है। और अब आपको QO चाहिए, तो Q और O यहां तक है ना पूरा, तो 12 प्लस में 8 हो जाएगा 20। तो अब आप काट दो इसको 4 पे, 5 चौके 20, 8 5 40। आपको निकालना क्या था? QS निकालना था। और उसी की वैल्यू क्या है? X प्लस 4 है। तो X की वैल्यू क्यों निकालनी है हमें, जब X प्लस 4 की वैल्यू मिल रही है कितनी? 40। तो वही तो आंसर है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 40 है, x इज इक्वल टू 40 माइनस 4 36 होगा। और फिर वापस x प्लस 4 की वैल्यू निकालोगे, 2s तो x प्लस 4 है तो वही 40 होगा। तो जब x प्लस 4 की वैल्यू आपको मिल ही रही है तो आपको क्यों निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो आप डायरेक्ट x प्लस 4 की वैल्यू 40 आंसर कर दोगे। चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी और आप नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उसको पॉज करके एक बार करके देखो और फिर आगे चलो, ठीक है। 3 असमान चक्रों की यात्रा में एक कार पहले चक्कर में 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि दूसरे चक्कर में 15 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है की गति से 324 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसने अंतिम चक्कर में शेष दूरी 8 घंटे में इस प्रकार तय की कि पूरी यात्रा की जो कार की औसत गति है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यात्रा के 3 चक्रों में कार की गति, तीसरे चक्कर में कार की गति क्या थी? तीसरे चक्कर में हमें टाइम पता है, स्पीड निकालना है तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। जब भी आपका डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हमें टाइम पता है, अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो हम स्पीड निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस फोन में टाइम करेंगे स्पीड आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा डिस्टेंस? तो आपको पता है कि यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत दे रखी है और अगर हमें टोटल टाइम पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी दूरी टोटल थी, ठीक है। यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड की गति है दूसरे चक्कर में, तो इसको किलोमीटर पर हावर में अगर मैं बदलना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों करते हैं? मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और सेकंड को किसमें? घंटे में बदलने के लिए तो 1000 यहाँ 3600 से डिवाइड करेंगे, 60 गुना 60 से, तो ये 3600 ऊपर चला जाता है ना,
ठीक है, ये 3600 ऊपर चला जाता है। अब काटोगे तो वही आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 18 दूनी 36, ये 5 दूनी 10, ये 18/5, और वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अगर 15 को 18/5 से करोगे तो 3 पे कट जाएगा 15, 18 तिये 54, यानी स्पीड क्या थी यहाँ पर, 54 किलोमीटर पर हावर की स्पीड थी। ठीक है, और कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की भी, 324 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 324 किलोमीटर की दूरी तय करने में किस स्पीड से, 54 की स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, तो 6 घंटे लगे होंगे। ये पे कट रहा है ना, तो 6 घंटे लगे होंगे। 6 घंटे यहाँ पर पहले चक्कर में लगे 8 घंटे, दूसरे चक्कर में लगे, यहाँ पर हमने निकाले हैं 6 घंटे, तीसरे चक्कर में लगे 8 घंटे। तो आप कहोगे कि जी 8 + 6 + 8, तो ये कितने घंटे हो गए, 22 घंटे हो गए। और एवरेज स्पीड कितनी आई, तो एवरेज स्पीड आई 50 की। तो टोटल कितने किलोमीटर हो गए, तो 1100 किलोमीटर। और 1100 किलोमीटर में यहां पर इसने बता रखा है कि पहले चक्कर में 400 किलोमीटर, क्योंकि असमान चक्करों की बात कर रहा है। पहले चक्कर में 400, दूसरे चक्कर में 324, तो 724 तो यही हो गए। अगर इसमें से 724 में घटा देता हूं तो तीसरे चक्कर का डिस्टेंस आ जाएगा। वो कितना आएगा, तो वो आएगा 376। अब अगर 376 किलोमीटर चला है तीसरे चक्कर में, और 376 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, तो 8 घंटे लगेगा। तो 376/8 करते हैं, तो यहाँ पे 8 चौके 32 और 8 7 56, तो 47 किलोमीटर पर हावर की स्पीड रही हो, तो फोर्थ चक्कर, तीसरे चक्कर में। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखने की जरूरत है, टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ करके ऐसे सोचते हो इसको पढ़ के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक बार पढ़ना ही है इसको और समझने की जरूरत है। अगर आपका पहले किया हुआ होता है तो आप आराम से कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपका पहले नहीं किया होता तो फिर ये टाइम आपका लॉस करता है, क्योंकि पहले उसको समझना पड़ेगा कि करना क्या है और फिर करना पड़ेगा। तो वही फर्क होता है जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है उनमें और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की है उनमें। ठीक है, वही चीज डिफरेंस लेकर के आती है। यह है एवरेज को 1 से 1000 के बीच की संख्याओं की एक सूची चुनने के लिए कहा गया। तो 3 और 11 दोनों से विभाजित हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 3 और 11 से दोनों से मल्टीप्लाई होने वाली, दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी जो 33 से भाग होती हो। ठीक है भाई, और 1 से 1000 के बीच में दोनों को मिला करके, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो भी आप जिससे भी डिवाइड करवाना है वो आप क्या करो, जितनी संख्याओं से करवाना है, इसने नंबर ऑफ नंबर्स पूछा है ना कि कितनी संख्याएं होंगी वो जिनसे ये भाग होगा। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। तो कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 1000 संख्याएं होंगी भाई। और किससे भाग होनी चाहिए, तो 33 से भाग होनी चाहिए, तो 33 यहां पर रख देंगे। अब मैं ये कहूं कि जी 33 3 99, यानी 33 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 990 आता है। 990 तक ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 30 बचेगा 10। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो आपका पूर्णांक आता है ना वही आपको चाहिए डिवाइड में। यानी ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी 30 संख्याएं होंगी। पहली संख्या 33 होगी और आखिरी संख्या क्या होगी, 990 होगी। और ऐसी 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं होंगी टोटल, तो 30 संख्याएं होंगी। आपको डायरेक्ट डिवाइड करके, और जो भी पूर्णांक में आपका भागफल आता है वही आपका आंसर होगा, कितना, 30। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि 101 से, तो आप पहले ये निकालते कि जी 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 33 से भाग होती हैं, तो 100 को 33 से भाग कर देते, कितनी, तो 3। और फिर 1000 आपसे पूछा है 101 से 1000 के बीच में, तो 1000 तक कितनी है, तो वो हमने अभी निकाला है 30। तो ये 3 उनमें नहीं होती ना, 101 से स्टार्ट करते तो 30 में से 3 घटा देते, टोटल 27 आ जाती। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है आपको, चाहे 200 से पूछे, चाहे 100 से पूछे, किसी से भी पूछे। तो जो आपको नंबर छोड़ने हैं, शुरुआत से जहां तक पूछा है वहां तक का निकाल लो, और जितने छोड़ने हैं, 100 तक छोड़ना है, 200 तक छोड़ना है, तो वो छोड़ने वाले भी निकाल लो, उनमें कितनी संख्याएं होंगी वो घटा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये था आपका मेरे हिसाब से इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये अंतिम था।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कंटिन्यू आता रहूं। और कोई भी आपको कमी लगी है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।